नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध न केवल बढ़ता जा रहा है बल्कि फैलता जा रहा है। बढ़ने से ज़्यादा उसके फैलाव की चिंता है, क्योंकि इस युद्ध ने पूरे खाड़ी के देशों को, अरब देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब ईरान जो है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका पर हमला कर सके, तो खाड़ी के देशों में अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं और जिन देशों ने बनाने दिया सैनिक अड्डे अमेरिका को, उन पर हमला कर रहा है ईरान। तो पहले तो बहाना ये था कि अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, उन पर हम हमला कर रहे हैं, इन देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं। अब वो पर्दा भी हट गया है। अब उसके बाद जो है उनके तेल ठिकानों पर, गैस ठिकानों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सब पर हमला शुरू कर दिया है ईरान ने। तो ईरान ने इस लड़ाई को फैला दिया है। उसके पीछे उसका जो उद्देश्य नज़र आता है, उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया पर संकट आएगा तो दुनिया मिलकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालेगी। दूसरा, वो जो संदेश देना चाहता है खाड़ी के देशों को कि हमसे तुम्हें अमेरिका नहीं बचा सकता। चाहे वहाँ सैनिक अड्डे बना लो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम लगवा लो, कुछ भी कर लो, अमेरिका तुम्हारी रक्षा हमसे नहीं कर सकता। तो वो बता रहा है कि इस इलाके के दादा हम हैं, इस बात को स्वीकार कर लो, अमेरिका का साथ छोड़ दो। अब ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका का साथ छोड़ने का मतलब है अभी जो भी बचा हुआ वो सब खत्म हो जाना। क्योंकि खाड़ी के देशों को, अरब देशों को अगर सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो ईरान से है। तो ये बात तो बहुत हो रही है कि अमेरिका पीछे हट गया, पीछे हट जाएगा, कमज़ोर पड़ रहा है, ईरान भारी पड़ रहा है, इस तरह की चर्चाएं खूब हो रही। लेकिन आज इस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आज आप ज़रा सा आकलन कीजिए ईरान का। ईरान किसके लिए और किस किस के लिए खतरा है? पहली बात तो हमको ये समझ लेनी चाहिए, ईरान एक आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट मशीन है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो देश ही आतंकवाद की आइडियोलॉजी पर चल रहा हो। पाकिस्तान उसकी तुलना में बहुत छोटा सा है, भुनगा सा है। भारत जब चाहे उसे मसल सकता है। पाकिस्तान की कोई बड़ी हैसियत नहीं है, उसको चीन और अमेरिका का चूंकि संरक्षण मिला हुआ है, वरदहस्त मिला हुआ है, इसलिए वो आज भी बना हुआ है, वरना कब का ख़त्म हो जाता। ईरान ने क्या किया? ईरान ने प्रॉक्सी तैयार किए, न केवल अपने देश में बल्कि अपने देश का जो तंत्र है, जो रिजीम है, उसको ही आतंकवादी तंत्र में बदल दिया। वहाँ बजीस जो उनकी एक आर्मी है, वो केवल यही काम करती है कि ईरान में जो भी इस रिजीम का विरोधी हो उसका सफाया, हत्या, फांसी और उनको जेल में भेजना, यातना देना। IRGC जो उनकी है, उसका काम जो है देश से बाहर आतंकवाद को बढ़ावा देना। ईरान, फिर कह रहा हूं, दुनिया का अकेला देश है जिसने 3 टेररिस्ट प्रॉक्सीज तैयार की, हिजबुल्लाह, हमास और हुती। अभी तक हिजबुल्लाह और हमास थे इस युद्ध में, अब हुती भी उतर आया है। हुती के उतरने का मतलब है कि रेड सी का रास्ता भी बंद हो सकता है। अब आप फिर से कह रहा हूं कि ईरान किस किस के लिए खतरा है? मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जलडमरू मध्य जो है वो इंटरनेशनल वाटरवे है, किसी देश की संपत्ति नहीं है। ये वैसे ही है कि मेरी लड़ाई जो है मेरे पड़ोसी से हो जाए तो मेरे घर के सामने से जो सड़क जा रही है मैं उस पर अवरोध लगा दूं कि किसी को नहीं जाने दूंगा। ये काम ईरान कर रहा है और उससे पूरी दुनिया परेशान है। इसी जलडमरू मध्य से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% एनर्जी का आवागमन होता है, यानी उसमें ऑयल है, गैस है, दूसरे सामान भी आते हैं, एनर्जी के अलावा भी सामान आते जाते हैं। उन सब को प्रभावित कर रहा है ईरान। जिस तरह से इस पूरे इलाके में वो दादागिरी दिखा रहा है, वो पूरी दुनिया को 2 संदेश दे रहा है कि अमेरिका और इजराइल को रोक लो, नहीं तो देखो मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा संदेश जो ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा दूरगामी है, जिस पर दुनिया को विचार करना चाहिए, ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया के लिए खतरा हूं, मुझे रोक सको तो रोक लो। ईरान के पास जो क्षमता है, उसकी नेवी खत्म हो गई है, उसकी एयरफोर्स खत्म हो गई है और ज़मीन पर लड़ाई ये हो नहीं रही है। भले ही आजकल इस बात की चर्चा है कि अमेरिका जो है
ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतारेगा, मतलब अपने सैनिक उतारेगा। हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है कि सैनिक उतार तो देंगे, आप उतारने में अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने हवाई जहाज़ से उतार देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? एक सैनिक के पास 48 से 72 घंटे का सामान होता है सर्वाइव करने के लिए, पानी, खाना, दवा और उसके अलावा हथियार। तो माना जाता है कि 5 से 6 किलो का सामान अपनी पीठ पर लेकर चलता है। लेकिन सवाल है फिर अगली रसद कैसे पहुंचेगी? वो आपको एयर ड्रॉप करना पड़ेगा फिर से, और एक जगह नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ईरान हमला कर सकता है, और एयर ड्रॉप अलग अलग जगहों पर करेंगे तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? आपके पास ज़मीन पर तो कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं। और उसके अलावा अब अप्रैल आ ही गया है, आज हम लोग बात कर रहे हैं तो 30 मार्च है। अप्रैल, मई, जून में वहाँ का टेम्परेचर जो है, ईरान का जो टेरेन है उसमें 60 से 70 डिग्री जाता है। आप सोचिए सैनिकों की क्या हालत होगी। इसलिए वो जो है बहुत व्यवहारिक कदम नहीं लगता। ये ज़रूर है कि जो खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की बात अमेरिका कर रहा है, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहता है। वो ईरान के तेल को अपने अधिकार में लेना चाहता है। खर्ग आइलैंड पर कब्जे का मतलब है ईरान का 90% ऑयल का जो ट्रेड है वो ख़त्म, यानी ईरान आर्थिक रूप से ख़त्म। खर्ग आइलैंड के आसपास 5 से 7 और आइलैंड हैं, जिनमें से 3 पर यूएई का दावा है कि हमारा है, जिस पर ईरान ने कब्जा कर रखा है। तो अमेरिका को इन आइलैंड पर भी अपनी सेना उतारनी पड़ेगी, और वो सेना हमेशा खतरे में रहेगी। ईरान जोर जोर से बोल ही रहा है, वो कह रहा है कि भून देंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो ये बड़बोलापन अपनी जगह पर है, लेकिन ईरान की क्षमता 2 चीज़ों की है, मिसाइल्स और उसके अलावा ड्रोन। तीसरी उसके पास कोई ताकत नहीं है। तीसरी ताकत रूप में उसने हुतीस को एक्टिवेट कर दिया है, उसके नेटवर्क को, जो रेड सी में आवागमन को मुश्किल में डाल सकता है, खतरे में डाल सकता है। तो आप देखिए, हिजबुल्ला, हुती, हमास, ये 3 ऐसे संगठन हैं। और एक अध्ययन का अनुमान है कि 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई अमेरिका से ईरान की, उसके बाद जो सैंक्शंस में ढील दी गई, सैंक्शंस उठाए गए, उसकी वजह से ईरान ने पिछले 9-10 सालों में लगभग $150 बिलियन की कमाई की है। और ये $150 बिलियन पूरा का पूरा आतंकी नेटवर्क पर खर्च किया गया है, उसको मजबूत करने, उसको बढ़ाने के लिए। ईरान ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश में विकास के लिए, अपने देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नहीं किया। IRGC को, इस रिजीम को मजबूत करने के लिए, और इस रिजीम की जो प्रॉक्सीज हैं, टेरर प्रॉक्सीज हैं, उनको मजबूत करने के लिए। अब ऐसे में सवाल आता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। 2015 में समझौता हुआ अमेरिका से, तो ईरान ने ये वादा किया था कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अब पता चला कि ईरान ने लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम का 60% संवर्धन कर लिया है। इसका मतलब है वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। सवाल पहला ये है कि अगर आपको परमाणु हथियार नहीं बनाने हैं तो आपको सिविलियन यूज़ के लिए 60% संवर्धन की यूरेनियम की ज़रूरत नहीं थी। आप क्यों कर रहे थे? इससे साफ होता है कि आप कह कुछ रहे थे, करना कुछ चाहते थे। और विशेषज्ञों का मानना है कि 60% यूरेनियम का जो संवर्धन हुआ है, उससे जो है डर्टी बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब दूसरी बात ये कही जा रही कि ये जो 400 किलोग्राम है, इसको ईरान ने कई जगह छुपा रखा है, कोई एक जगह नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि हम उस पर कब्जा करेंगे, उसको अपने कब्जे में लेंगे। वो बहुत ही मुश्किल काम है। किस सुरंग में, किस पहाड़ी के पीछे, कहाँ छिपा कर रखा है, उसको खोजना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि ईरान को रोका नहीं गया, उसने परमाणु हथियार बना लिया। अभी सिर्फ ड्रोन और मिसाइल की ताकत पर उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रखा है। अगर उसके पास परमाणु हथियार आ गया फिर क्या होगा? तो उसके लिए पहला खतरा जो है वो अरब देशों पर है, उसकी नज़र अरब देशों पर है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बहुत सारे झूठ बोलते हैं और ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, लेकिन उनकी ये बात झूठ नहीं है कि
कि ईरान का इरादा अरब देशों पर कब्जा करने का है। जिस तरह से अरब देशों पर हमला किया है ईरान ने, उससे उसका इरादा साफ हो गया है। तो अरब देशों में अब ऐसे देशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि अमेरिका ने जो काम शुरू किया है वो पूरा करके जाए, और इसमें सबसे आगे सऊदी अरब है। उसको लग रहा है कि अगर अमेरिका बीच में छोड़कर चला गया, मतलब सांप को अधमरा छोड़ गया, तो ईरान नाम का ये जो सांप है वो सऊदी अरब को ले जाएगा। सऊदी अरब के बाद फिर अरब के बाकी देशों को पर कब्जा करना या उन पर अधिकार प्रभुत्व जमाना ईरान के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ईरान अरब देशों के लिए खतरा है, ये एक बात है। ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये दूसरी बात है। जिस तरह से वो टेरर प्रॉक्सीज लगातार पैदा कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर दुनिया से आतंकवाद खत्म करने की कोशिश भी करना है तो उसकी शुरुआत ईरान से होनी चाहिए। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीन ऐसे देश हैं जिनके यहाँ से आतंकवाद के नेटवर्क को और जिनकी जो आइडियोलॉजी है आतंकवाद को बढ़ावा देने की, उसको अगर ख़त्म नहीं किया गया, पूरी दुनिया असुरक्षित रहेगी और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा असुरक्षित होती जाएगी। इसलिए ईरान का ये युद्ध जो है, ये अमेरिका इजराइल बनाम ईरान नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने एक संप्रभु देश पर हमला कर दिया, बेवजह हमला कर दिया। वो सब बातें सामान्य स्थिति में ठीक है, किसी और देश के लिए ठीक है। जैसे वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया वो सरासर गलत है। किसी भी दृष्टि से आप कानून देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून देखिए, नैतिकता देखिए, किसी भी दृष्टि से गलत था। और ऐसी गलतियां अमेरिका ने बहुत सारी की है अतीत में। लेकिन ईरान पर हमला, ईरान की शक्ति जब तक उसकी लड़ने की शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक दुनिया को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। आप सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर परमानेंटली बंद हो गया, जो कि लगभग है ही, ईरान की परमिशन के बिना कोई जहाज़ वहाँ से गुजर नहीं सकता। ऐसे में दुनिया जो है ईरान के ब्लैकमेल से चलेगी। तो क्या ऐसे ब्लैकमेलर देश का शक्तिशाली बने रहना दुनिया के हित में है? हमको इस युद्ध के बारे में इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि भविष्य में अगर दुनिया को सुरक्षित बनाना है तो उसके लिए क्या ईरान का सर्वाइवल जरूरी है? ईरान का सर्वाइवल जब तक रहेगा तब तक दुनिया पर आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ता रहेगा। फिर दोहरा रहा हूं कि दुनिया में कोई देश नहीं है जिसने टेरर के ये 3 प्रॉक्सीज खड़े किए हों। जब अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला किया हमास के लोगों ने, निर्दोषों को मारा, हत्या की, बलात्कार किया, बंधक बनाकर ले गए, तब दुनिया के बहुत से देश और तमाम मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग गया था। लेकिन इजराइल ने जब पलटकर हमला किया तो हल्ला मचने लगा पूरे दुनिया में। तो इजराइल को अपने लोगों की सुरक्षा का, अपने लोगों को सुरक्षित बंधकों से छुड़ाने का अधिकार है कि नहीं? तो ये इस लड़ाई को ईरान जितना फैला रहा है, उसके 2 पक्ष हैं। एक कि पूरी दुनिया पर दबाव बढ़ रहा है, और दूसरा यह है कि अब पूरी दुनिया बचाव में आए या फिर पूरी दुनिया मिलकर ईरान के खिलाफ खड़ी हो जाए। 2 ही विकल्प हैं दुनिया के सामने। या तो फिर जो है पूरी दुनिया दबाव में आए और अमेरिका और इजराइल पर इतना दबाव डाले कि वो युद्ध से पीछे हट जाए, या फिर पूरी दुनिया मिलकर ये तय करे कि इस समस्या को, इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है, जो सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देश कह रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कि युद्ध खत्म हो जाए, अमेरिका और इजराइल पीछे हट जाए, तो पश्चिम एशिया में शांति तो स्थापित नहीं हो सकती किसी भी हालत में। पश्चिम एशिया अशांत बना रहेगा, और पश्चिम एशिया पूरी दुनिया के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा सोर्स है, और एनर्जी पर दुनिया भर की इकॉनमी निर्भर है, देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर है, देशों का विकास निर्भर है इस पर।
तो चुनाव आसान भी है, मुश्किल भी है। आप अगर सिर्फ इस दृष्टि से देखते हैं कि ईरान एक संप्रभु देश है और उस पर अमेरिका और इजराइल ने गलत तरीके से हमला किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, अमेरिका ने अपनी संसद से मंजूरी नहीं ली, ये लड़ाई का प्रस्ताव, इसके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा नहीं हुई, ये सब बातें आप बोल सकते हैं। लेकिन आप इसके बाद के परिदृश्य की कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध से पीछे हट जाते हैं या युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ईरान सुधर जाएगा और आतंकवाद से तौबा कर लेगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा से आपको धुरंधर 2 की याद आ जाएगी। वो कहाँ पल रहा है? ईरान में। और ईरान का इरादा क्या है इसको लेकर? उसको ग्लोबल टेररिज्म का सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहता है ईरान, हमजा को, ओसामा बिन लादेन के बेटे को। तो आप तय कीजिए खतरा कौन है, अमेरिका और इजराइल का शुरू किया हुआ युद्ध या ईरान की ये ताकत और ईरान का ये इरादा, उसकी आइडियोलॉजी। असल में समस्या विचारधारा है। ये लड़ाई केवल हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। एक विचारधारा जो आतंकवाद को पालती पोसती, उसका समर्थन करती है और उसकी प्राणवायु बनी हुई है, और दूसरी विचारधारा जो आतंकवाद को ख़त्म करती है। हालांकि अमेरिका के बारे में ये बात पूरी तरह से नहीं कही जा सकती है। अमेरिका ने भी दुनिया में आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत संरक्षण दिया है, पाकिस्तान में अब भी दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा नहीं है, बन भी नहीं सकता है। लेकिन ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर वो परमाणु संपन्न हो गया तो आप समझिए फिर उस खतरे से मुकाबला करना असंभव जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इस युद्ध के बारे में इस दृष्टि से मुझे लगता है सोचना जरूरी है। केवल अमेरिका और इजराइल के विरोध का चश्मा लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और इजराइल के विरोध के बहुत मौके आएंगे, उनके खिलाफ बोलने का, उनके खिलाफ खड़े होने के बहुत मौके आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका है ईरान के खिलाफ खड़े होने का। ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद को खत्म करना है तो ईरान की शक्ति को खत्म करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन ये खतरा साफ साफ अब दिखाई देने लगा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।